आइए आज पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कुछ चीजें आगे की तरफ। पिछले क्लासेस में हमने डेवलपमेंट ऑफ हार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कार्डियोजेनिक एरिया से वेनस एंडोकार्डियल ट्यूब्स बनते हैं जो फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद वो यू शेप, एज्यूमिंग यू शेप से एस शेप में आते हैं और फिर एक पूर्ण हार्ट का निर्माण करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट में भी देखा था कि शुरुआत में दोनों एट्रियम के बीच में कोई भी सेप्टम नहीं होता है, लेकिन लगभग 7 वीक के बाद इस सेप्टम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ जो फिगर लिया गया है वो 8वें वीक में लिया गया, जबकि ये सेप्टम का फॉर्मेशन 7वें वीक से ही स्टार्टिंग माना जाता है। आज का लेक्चर मुख्य रूप से आधारित होगा होम्योस्टेटिक इम्बैलेंसेस, उस डिसऑर्डर्स पे। सबसे पहले बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, उसके बाद बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग, दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, अरिथमिया और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो चलिए आज बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग का फॉर्मेशन होता है कोरोनरी आर्टरीज में, और जिस कारण से मायोकार्डियम में ब्लड जो है फ्लो वो रिड्यूस होता है। तो हम एक फोटो देखते हैं यहाँ पर। यहाँ हम देखेंगे कि प्लेग का फॉर्मेशन हुआ है कोरोनरी आर्टरी में, और कोरोनरी आर्टरी में ये देखिए नॉर्मल है, यहाँ पर कोई भी प्लेग का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन अब देखेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस में, आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन हुआ है और आर्टरी थोड़ी सी नैरो हो गई है, ब्लड वेसल्स जो है वो पास करने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है। यहाँ पे क्लॉट का भी फॉर्मेशन कभी कभी हो सकता है, मे बी, क्योंकि तो यहाँ हमने देखा कि एथेरोस्क्लेरोसिस में प्लेग का फॉर्मेशन होता है कोरोनरी आर्टरी में, तब उसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज करेंगे। हालांकि हम देखेंगे कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग का फॉर्मेशन बाकी आर्टरी में भी हो सकता है, लेकिन यदि वो कोरोनरी आर्टरी में है तो वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर आएगा। और ये भी देखा कि किस तरह से रिड्यूस हो रहा है ब्लड फ्लो मायोकार्डियम में, अभी अभी हमने फिगर्स में देखा। कभी कभी देखा जाता है किसी किसी पर्सन में ना कभी कोई साइन ना कोई सिम्टम्स देखा जाता है। कुछ लोगों में अंजाइना पेक्टोरिस देखा जाता है, और कुछ हार्ट अटैक से भी सफर करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से रिस्क है जिससे सीएडी का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। पहला रिस्क माना जाता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल को। सेडेंटरी का मतलब जो बहुत ही कम फिजिकल वर्क करते हैं, बहुत कम टहलते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहा जाता है। दूसरा है टाइप ए पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं जो बहुत ही एम्बिशन रखते हैं अपने काम के प्रति, और काम को ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वर्कहोलिक। जैसे अपने काम के लिए हमेशा उनके माइंड में मेंटेन होता है। जैसे आप समझो कि कोई ऐसा पर्सन जो हमेशा काम 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 करता रहता है, तो टाइप ए पर्सनालिटी। स्मोकिंग करने वाले को, ओबेसिटी, जिससे थोड़ा सा मोटापा हो जाता है, ब्लड प्रेशर यदि हाई हो, डायबिटीज मलाइटस में भी, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, सपोज करो किसी की फैमिली हिस्ट्री है सीएडी की, तो उसके बच्चों को भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कहा जाता है, उसके बच्चों को भी सीएडी मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस हैं। एज की, फिर हम बात करेंगे जेंडर का। एज में देखेंगे मेल्स की बच्चों में थोड़े सीएडी होने के चांस कम है, बड़ों में होने के चांसेस ज्यादा है। और जेंडर की बात करेंगे तो एडल्ट मेल और एडल्ट वोमेन्स, वयस्क पुरुष और वयस्क महिला में वयस्क पुरुष को होने के चांसेस ज्यादा है। हालांकि 70 साल की यदि एज हो जाए, अब वो वयस्क ना रहे, तो चांसेस दोनों में लगभग सेम हो जाते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखेंगे डेवलपमेंट कैसे होता है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग का। एथेरोस्क्लेरोसिस एक तरह का आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ही है, हालांकि ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें हम देखेंगे इसका फॉर्मेशन होता है एथेरोस्क्लेरोसिस का बड़े और छोटे मीडियम साइज के आर्टरी में, इसका फॉर्मेशन देखा जाता है। तो वो फैक्टर जो कि इंडोथेलियम्स
ऑफ आर्टरी में जब इंजुरी होता है तो उस वक्त वो प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करेगा, एक साथ जमा करेगा और फेगोसाइट्स को भी एक साथ इकट्ठा करेंगे। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस होते हैं? पहला है हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एलडीएल। एलडीएल कहा जाता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को। ये तुरंत आर्टरी में चिपकते हैं ज्यादा। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज अ गुड एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज अ बैड। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा यदि ज्यादा हो जाए तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क बढ़ेंगे। साइटोमेगालोवायरस, एक वायरस से भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना है। यदि आपको ब्लड प्रेशर प्रोलॉन्ग टाइम तक रहता है उस वक्त भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना है। यदि आप कार्बन मोनोऑक्साइड का स्मोकिंग कर रहे हैं उस वक्त भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना बढ़ जाएगी। ब्लड का लेवल ज्यादा है, डायबिटीज मेलाइटस, उसमें भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और कुछ अननोन फैक्टर जिससे कि एंडोथेलियम लाइनिंग डिस्टर्ब होते हैं उससे भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना बढ़ती है। तो कोई भी फैक्टर्स जिससे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जिसके बारे में अभी अभी हमने चर्चा की। ये दोनों को फोटो हमने देखा कि एक नॉर्मल आर्टरी है जिसमें कोई भी प्लेक का फॉर्मेशन नहीं है और एथेरोस्क्लेरोसिस में प्लेक का फॉर्मेशन होता है आर्टरी में। और यदि वो आर्टरी कोरोनरी आर्टरी है तो इसे कहेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं या मोड ऑफ एक्शन कहें किस तरीके से होता है। तो पहले इंजुरी साइट पे कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड इनर लेयर ऑफ द आर्टरी वॉल्स में कलेक्ट होता है। तो जैसे इंजुरी होगा तो यहाँ इनर लेयर जो है जो हम कहते हैं एंडोथेलियम्स को, तो अंदर की लेयर्स को क्या कहते हैं एंडोथेलियम्स, अंदर के एपिथेलियम्स को। तो इस इनर लेयर या एंडोथेलियम्स पे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का कलेक्शन होता है इनर पार्ट ऑफ द आर्टरी वॉल्स में। फिर वहां पर प्लेटलेट्स आने लगते हैं, लिपिड आने लगते हैं और अदर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड जो है स्टिमुलेट करता है स्मूथ मसल्स को सेल इन आर्टरी वॉल्स टू प्रोलिफरेशन एबनॉर्मली। तो देखेंगे कि जैसे यहाँ पे इंजुरी होगा तो यहाँ पे प्लेटलेट्स आकर चिपकने लगेंगे। यदि कोई भी इंजुरी नहीं है तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं आसानी से पास कर जाएंगे ब्लड के साथ, लेकिन जैसे इंजुरी हो गई तो प्लेटलेट्स आके यहाँ पे एग्रीगेट करेंगे। और यही कारण होता है कि प्लेटलेट्स के साथ साथ लिपिड भी आने लगते हैं और आर्टरी वॉल का प्रोलिफरेशन जो है वो बहुत ही एबनॉर्मल होता है। तो ये भी हमने देखा। फिर हमने प्लेक का फॉर्मेशन देखेंगे। प्लेक डेवलप करता है तो वो ब्लड फ्लो को रिड्यूस करेगा और प्लेक जो होते हैं वो भी प्लेटलेट्स को एक्लेट करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और उससे भी क्लॉट का फॉर्मेशन हो सकता है। कभी कभी कहता है थ्रम्बस या पीस ऑफ अ थ्रम्बस जो है वो डिस्लोक होता है और इम्बोलिज्म का काम करता है। समझ करो कि यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा जो है थ्रम्बस का यहाँ से टूटकर और छोटी किसी आर्टरी में जाकर फंस जाता है तो उसको कहते हैं इम्बोलस। तो थ्रम्बस या छोटा सा पीस थ्रम्बस का वो डिस्लोक मतलब अपनी जगह से निकल जाता है और दूसरी किसी छोटी आर्टरी को जाके ब्लॉक करता है, इसे हम इम्बोलस कहते हैं। डायग्नोसिस करने का तरीका है सीएडी को या कोरोनरी आर्टरी डिजीज को दो तरीके से। एक है कार्डियक कैथेटराइजेशंस, एक है कार्डियक एंजियोग्राफी। तो कार्डियक कैथेटराइजेशंस को अब हम पढ़ते हैं। कैथेटर की मदद से हमने देखा कि यहाँ पर गेरोइन एरिया है, जहां आप देखते हो गेरोइन एरिया, यहाँ पे ऐसे लाइनिंग भी दिखती हुई किसी किसी फिगर में दिखती है। तो इस गेरोइन एरिया से हमने एक कैथेटर को इंसर्ट किया है जो एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब है और उसके साथ हमने रेडियो ओपेक सब्सटेंस का भी इस्तेमाल किया है इस कैथेटर के साथ। और पेरिफेन या पेरिफेरल आर्टरी वेंस या पेरिफेरी आर्टरी या पेरिफेरल वेंस को हम लोग स्टडी करते हैं और इसको हमने एक्सरे ऑब्जर्वेशन या फ्लोरोस्कोपी कहते हैं जो एक्सरे पे ही बेस्ड है, उसकी मदद से हम स्टडी करते हैं इस चीजों को। हालांकि कार्डियक एंजियोग्राफी में भी कुछ वैसा ही है कि एक्सरे एग्जामिनेशन करते हैं ब्लड वेसल्स को। इसमें हम वेरी स्मॉल ट्यूब्स लेंगे कैथेटर्स का, कैथेटर को इंसर्ट करेंगे ब्लड वेसल्स में गेरोइन एरिया के पास ही या फिर आर्म्स में या टिप्स ऑफ द आर्म्स में करेंगे
और टिप ऑफ द कैथेटर पे हम पोजिशनिंग करेंगे आर्टरीज में। तो हम देखेंगे कि सपोज करो यहां से हमने कैथेटर इंसर्ट किया है कार्डियो एंजियोग्राफी में, तो यहां हम देखते हैं कि 80% ब्लॉकेज जो है वो दिखता है। यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया है जो हम इंजेक्ट करते हैं एक साइट पे और उसको एक्सरे से विजुलाइज करते हैं, इसी को कहते हैं हम पिक्चर को एंजियोग्राफी। ये जो पिक्चर मिलती है एक्सरे के बाद इसे एंजियोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ देखिए हमने 80% ब्लॉकेज दिखता है इस जगह पर, जो हमने ट्रीटमेंट करने के बाद यहाँ पे एक स्टेंट लगाया है और स्टेंट को लगाने के बाद बिल्कुल ब्लॉकेज यहाँ से हटता हुआ दिखेगा। तो ये पिक्चर जो लिया गया इसको एंजियोग्राफी कहते हैं, इसे एक्सरे की मदद से ही लिया जाता है। और यहाँ पर एक्सरे को लेने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कैथेटर की मदद से कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हैं साइट पे। तो हालांकि यहाँ इस एंजियोग्राफी की मदद से हम लोग क्लोट डिसॉल्विंग सब्सटेंस जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज या टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर को भी इंजेक्ट करते हैं ताकि क्लोट का जो फॉर्मेशन हो वो ना हो या क्लोट का फॉर्मेशन जो है वो खत्म हो जाए। तो हमने क्लोट फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए कुछ ड्रग्स को जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज या टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम सीएडी को उसको देखते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए पहले हमने नाइट्रोग्लिसरीन, बीटा ब्लॉकर्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स और क्लोट डिसॉल्विंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो ब्लड वेसल्स जो है उसको थोड़ा डायलेट करता है, थोड़ा सा डायलेट करता है। तो चूंकि डायलेट करने से क्या होता है कि दोनों साइड में डायलेट हो जाते हैं ब्लड वेसल्स, तो इससे थोड़ा आसानी होता है ब्लड को पास करने में। तो आर्टरी का साइज थोड़ा बढ़ा देगा, ब्लड वेसल में डायलेशन करता है। बीटा ब्लॉकर का भी लगभग वैसा ही वर्क है। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स जो है कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन ब्लड में कम करता है और क्लोट डिसॉल्विंग एजेंट्स क्लोट को डिसॉल्व करने का काम करता है। हालांकि कुछ नॉन सर्जिकल प्रोसेस है जिससे हमने कहा है कि ब्लड सप्लाई को वो इंक्रीज करने का काम करता है और मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ हार्ट जो है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। तो उसमें एक नाम है पीटीसीए, परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, इसे हम जस्ट अभी पढ़ेंगे। और तीसरा है सर्जिकल प्रोसीजर, तो इसमें देखेंगे सीएबीजी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो देखते हैं पहले सीएबीजी को, सर्जिकल प्रोसीड्यूर को। तो यहां हमने देखा है कि हमने बाईपास सर्जरी की है। तो ये ब्लॉकेज आपको दिख रहा है कोरोनरी आर्टरी में। तो कोरोनरी आर्टरी में जैसे ही ब्लॉकेज दिखा है तो हमने बाईपास सर्जरी की है। बाईपास का मतलब यहां से हमने सीधा एक बाईपास ग्राफ्ट लगाया है ताकि ब्लड जो है वो सीधे यहां से इस जगह चला जाए, हार्ट में पास हो जाए, कोरोनरी आर्टरी में पर चला जाए। क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ के प्लेक का ब्लॉकेज है और यहाँ भी प्लेक का फॉर्मेशन हुआ, दो जगह यहाँ दिखाया गया ब्लॉकेज। दोनों जगह हमने एक ग्राफ्ट लगा है, बाईपास ग्राफ्ट लगा है, जिसे बाईपास सर्जरी भी कहते हैं, ताकि ब्लड के फ्लो को नॉर्मल किया जा सका। जनरली क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लड जो होता है वो एरोटा से आता है दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट आर्टरी में। तो चूंकि यहाँ पे आगे ब्लॉकेज है तो इस एरोटा से हमने आगे से थोड़ा सा जोड़ दिया है कि यहाँ से सीधे हमने थोड़ा सा आगे जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज का थोड़ा सा आगे हमने ब्लड वेसल्स को जोड़ दिया है ताकि यहाँ तक ब्लड तो पहुंच ही रहा है, आगे भी ब्लड वेसल्स में जोड़ दिया तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स सप्लाई चालू है। इसमें देखेंगे कि यहाँ पे हमने ब्लड वेसल्स को जोड़ा है तो यहाँ पे सप्लाई चालू है। तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग ये एक सर्जिकल प्रोसेस है। दूसरा है नॉन सर्जिकल प्रोसेस जिसमें सर्जरी नहीं की जाती है जनरली। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक कैथेटर का इस्तेमाल से बैलून्स लगाएंगे और बैलून्स लगा के क्या करेंगे, ये जो प्लेक का फॉर्मेशन है इसको हम लोग कंप्रेस करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे कंप्रेस करते हुए दिखाया गया है कि ये बैलून है, बैलून यहाँ पे सिंपली दिखता है, ये बैलून फूल चुका है। इससे क्या हो गया कि ये जो प्लेक का है वो कंप्रेस हो गया और जैसे प्लेक का फॉर्मेशन कंप्रेस हुआ है तो ब्लड जो है आसानी से यहाँ से पास कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम कोई सर्जरी नहीं करते हैं, सिर्फ एक कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसे नॉन सर्जिकल प्रोसीजर कहा गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ महीनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद ये प्लेक का फॉर्मेशन फिर से बढ़ जाता है और ये ब्लॉकेज कर देगा। उस वक्त हमारे पास फिर से एक समस्या पैदा होगी, अब क्या करना है। तो हमने क्या किया, फिर एक स्टेनलेस स्टील का स्टेंट जो है यहाँ पर लगा दिया। या देखिए यहाँ पे कि हमने एक
स्टेनलेस स्टील का स्टेंट लगाया है, और स्टेंट लगाने के बाद हमने बिल्कुल इस तरह से लगाया है कि ब्लड वेसल्स जो है वो प्लेक का फॉर्मेशन जो है वो इसको क्लोज ना कर सके। तो ये भी एक कुछ हद तक कारगर माना जाता है। हालांकि प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी राइज होते हैं स्टेंट में भी, कि कभी कभी स्टेंट भी ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करने में कभी कभी देखा गया है, बट नॉर्मली इट इज ऑल्सो गुड। सम प्रॉब्लम अराइज विद ऑल थिंग्स। अब बात करते हैं मायोकार्डियम इस्केमिया की। मायोकार्डियम इस्केमिया में ब्लड फ्लो जो होता है वो हार्ट तक रिड्यूस होता है, और इस कारण से आपके हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन जो है वो पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती है। तो मायोकार्डियल इस्केमिया जो है वो पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ हार्ट आर्टरी के कारण देखा जाता है, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी में पार्शियल ब्लॉकेज दिखा जाएगा आपको। मायोकार्डियम इस्केमिया हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन के सप्लाई को कम करता हुआ देखा जाता है। तो मायोकार्डियम इस्केमिया के साथ हम देखेंगे एंजाइना पेक्टोरिस, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंगल चेस्ट, चेस्ट में पेन दिखेगा, ये भी मायोकार्डियल इस्केमिया के साथ दिख सकता है। जो हम कभी कभी रेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे हमारे चेस्ट में जो पेन हुआ जिसे हमने एंजाइना पेक्टोरिस का, वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड्स कम होता है जब हम रेस्ट करते हैं तो। लेकिन कभी कभी साइलेंट मायोकार्डियम इस्केमिया भी होता है, कोई एपिसोड नहीं होता है इस्केमिया का, कोई पेन आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको सडनली मायोकार्डियम इस्केमिया जो आ जाएगा। मायोकार्डियम इन्फार्क्शंस। तो मायोकार्डियम इन्फेक्शन को देखते क्या होता है, इसमें रिड्यूस ब्लड फ्लो होता है यूजुअली, जिसमें देखेंगे लगभग कंप्लीट कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉकेज हो जाता है, और इसको ही हम लोग सिंपली कहते हैं हार्ट अटैक का आना। तो इन्फ्लामेशन का मतलब होता है डेड एरिया ऑफ द टिश्यूज। तो हमें हार्ट पे बहुत सारे डेड एरिया दिखेंगे, टिश्यूज देखेंगे जो डेड हो चुके हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। हार्ट मसल्स जो है अपनी स्ट्रेंथ को, ताकत को खो देता है, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है मायोकार्डियम इन्फेक्शंस में। हम देखेंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कैसा ऑब्जर्व होता है ईसीजी पे। तो सडन डेथ होती है और आदमी जो है वहीं पर गुजर जाता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कुछ ड्रग्स से भी ट्रीट करेंगे और कुछ सर्जरी से भी ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा ड्रग्स की बात की जाए तो थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि थ्रोम्बस फॉर्मेशंस को तोड़ा जा सके, और इसमें हेपेरिन का भी मिला कर यूज किया जाता है ताकि एंटीकोगुलेंट्स इफेक्ट भी दे, कोगुलेशंस को भी रोके। तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स में स्ट्रेप्टोकाइनेज या फिर टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन टिफेटर को देते हैं, और उसके साथ साथ हेपेरिन का भी इस्तेमाल करते हैं। सर्जरी में देखेंगे कोरोनरी एंजियोप्लास्टी या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग जो हमने पीछे देखा था वो हमने किया। तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग भी करते हैं या कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करते हैं। अब बात करेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स की। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स का मतलब क्या है समझिए, वो डिफेक्ट्स जो आपके जन्म के वक्त से ही प्रेजेंट है उसे कहा जाता है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। वो डिफेक्ट किससे रिलेटेड हो, हार्ट से रिलेटेड हो, हृदय से रिलेटेड हो। तो देखेंगे इसमें कौन कौन से कंजेनाइटल डिफेक्ट्स देखे जाते हैं हार्ट में, जो बचपन से ही देखे जाते हैं। कोआर्क्टेशंस ऑफ एरोटा, पेटेंट्स डक्टर्स आर्टेरियोसस, सेप्टल डिफेक्ट्स और टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। पहला देखेंगे कंजेनाइटल में कि जो बचपन से ही या जन्मजात कहे से कि डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों के हार्ट्स में। तो सबसे पहले देखते हैं कोआर्क्टेशंस ऑफ एरोटा। इसमें एरोटा बहुत ही नैरो हो जाता है, आप देख सकते हैं कि ब्लड यहां से निकलता है, लेकिन एरोटा यहाँ पे डिफेक्ट के कारण काफी नैरो हो जाता है। तो ब्लड्स को आगे सप्लाई होना है और ब्लड वेसल्स यहाँ नैरो हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होगा कि आपका रिड्यूस हो जाएगा फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल्स को ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा पंप करने के लिए, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के जो मसल्स हैं वो ज्यादा प्रेशर देंगे, इस कारण से यहाँ पे प्रॉब्लम्स राइज होगा, और हाई ब्लड प्रेशर जो है वो भी डेवलप होगा।
उसके बाद बात करेंगे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस की। डक्टस आर्टेरियोसस बर्थ के बाद भी ओपन होता है। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे, ये डक्टस आर्टेरियोसस जो है वो क्लोज हो जाता है बर्थ के समय ही, लेकिन ये बर्थ के बाद भी यदि गलती से ओपन ही रहे तो समस्या हो सकती है। समस्या क्या होगी कि सपोज करो यहाँ पर ये पल्मोनरी ट्रंक है जिसमें राइट वेंट्रिकल से ब्लड आता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये कहां तक जाता है, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाता है। लेकिन यहां पर यदि ये ओपन हो जाए तो क्या समस्या है वो समझिए। ये एरोटा को दिखाया गया, तो एरोटा जो है और पल्मोनरी ट्रंक्स इन दोनों में अलग अलग तरह के ब्लड्स होते हैं। एरोटा में जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी ट्रंक्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। पहला तो दोनों ब्लड्स का यहाँ पे मिक्सअप होगा। उसके बाद वेंट्रिकल्स जैसे ही लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होगा, ब्लड को ये बाहर इजेक्ट करेगा, लेकिन ब्लड जो है वो पल्मोनरी ट्रंक्स में जाके कहीं ना कहीं मिक्सअप होता हुआ दिखता है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, वो होता है 80 mm का होता है, और पल्मोनरी का प्रेशर होता है 20 mm का। तो प्रेशर भी इसका कम है पल्मोनरी ट्रंक्स का, इसी कारण से ब्लड का फ्लो कैसे होगा, एरोटा से पल्मोनरी आर्टरीज में होगा। तो पल्मोनरी में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, और पल्मोनरी आर्टरी में जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा तो राइट साइड का जो वेंट्रिकल्स है उस पर प्रेशर इंक्रीज होगा, और द राइट साइड अफेक्ट होता है तो लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल्स है उसको भी अफेक्ट करेगा। तो जनरली दोनों जो वेंट्रिकल्स है वो अफेक्ट होंगे, वो ओवरवर्क करेंगे। सेप्टल डिफेक्ट्स देखते हैं। सेप्टल डिफेक्ट्स की बात की तो दो तरह के सेप्टल होंगे, एक जो राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट दिखाया गया है, राइट और लेफ्ट एट्रियम, और ये होगा राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब बात करते हैं इन दोनों सेप्टल डिफेक्ट से क्या दिक्कत होगी। जैसे बच्चे का जन्म होगा तो देखेंगे फोरामेन ओवेली ये क्लोज नहीं होता है, ये ओपन होता है। तो देखिए यहाँ पे हम भी देख सकते हैं, यहाँ पे फोरामेन ओवेली है जो राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में है। तो हम देखेंगे 7th वीक में ये फॉर्मेशन होता है, 8वें वीक का ये फोटो दिया हुआ है यहाँ पे। प्रॉब्लम्स यहाँ अराइज होगी कि जैसे ही राइट और लेफ्ट एट्रियम जो है इन दोनों के बीच में फोरामेन ओवेली जो उसको क्लोज होना चाहिए था, क्लोज नहीं हो पाया, तो दोनों में क्या होगा कि मिक्सअप होगा, एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों का मिक्सअप होगा, ये चीज देखी जाएगी। दूसरा है कि लाइट और लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल्स जो है उसके बीच का जो सेप्टल यदि डिफेक्ट्स हो, दोनों मिक्सअप होंगे, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसे कहेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स। तो इससे प्रॉब्लम्स अराइजेस होगा। तो यहां हम देखते हैं चौथा, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। तो सबसे पहले बात करेंगे वो साइंटिस्ट की, फ्रेंच फिजिशियंस की, फेलो की, जिन्होंने बताया था कि 4 तरह के एनाटॉमिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेट्रालॉजी ऑफ फेलो, 4 तरह के कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया था फेलो ने, इसी कारण से इसको हमने कहा है टेट्रालॉजी ऑफ फेलो। तो 4 डिफेक्ट्स क्या क्या हैं ये वो देखते हैं। ये चारों डिफेक्ट एक साथ देखे जाते हैं बर्थ के समय में, जन्मजात बच्चों में। तो 4 तरह के कौन कौन से डिफेक्ट एक साथ देखे गए। पहला, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है उसमें डिफेक्ट, मतलब राइट और लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल है वो ओपन दिखेगा। दूसरा है एरोटा इमर्ज फ्रॉम द बोथ वेंट्रिकल। एरोटा मुश्किल किससे इमर्ज होता है, वो होता है लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से एरोटा जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि राइट साइड का वेंट्रिकल्स और लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल दोनों से एरोटा जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स अराइज हो रहा है। और तीसरा है स्टेनोस्ड पल्मोनरी वाल्व्स। पल्मोनरी वाल्व्स में देखोगे तो यहाँ पे भी स्टेनोस दिखेगा यहाँ पे थोड़ा सा, और राइट वेंट्रिकल्स जो है वो आपको इनलार्ज दिखेंगे। तो यहाँ देखो राइट वेंट्रिकल्स थोड़ा सा इसके जो वाल है वो इनलार्ज दिखेंगे,
तो ये 4 सिम्टम्स एक साथ देखा गया है, फेलोट ने देखा था, और इस कारण से बच्चा जो है उसमें साइनोसिस डेवलप होता है और उसका कलर ब्लू कलर का हो जाता है। खासकर उसके नेल्स को देखोगे या म्यूकस मेम्ब्रेन को देखोगे, ये इसलिए होता है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल उनमें ज्यादा पाया जाता है इस डिफेक्ट्स के कारण। और इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोनों मिक्सअप होता है, और ये सिस्टेमिक वेंट्रिकुलेशंस में पंप होता है। तो हम देखेंगे कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस में जो पंप होना चाहिए वो ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड भी, क्योंकि ये एरोटा जो है वो राइट साइड के वेंट्रिकल से भी जुड़ गया है, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से भी जुड़ा हुआ है, होना चाहिए था सिर्फ लेफ्ट साइड के, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों से है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर से सप्लाई हो रहा है, जिससे कि प्रॉब्लम अराइज होंगे, साइनोसिस होगा। तो टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट के कारण हम कहते हैं ब्लू बेबी। अब देखेंगे यहाँ पे ब्लू बेबी को, या ब्लूइश कलर का दिख रहा है। आप देखेंगे इसके पैरों की उंगलियों को देखते हैं, नेल्स को देखते हैं, या इसके लिप्स पे देखते हैं, तो ये ब्लू कलर का दिखता है। ये बताता है कि इसमें जन्म के साथ जो डिफेक्ट्स हैं उसी कारण से ये डिफेक्ट्स आए हैं। तो इसे हम लोग फेलो डिफेक्ट्स भी कहते हैं, टेट्रालॉजी, मतलब 4 तरह के डिफेक्ट्स साथ में देखे गए। अब हम बात करेंगे एरिथमिया, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग विश्राम करते हैं।